यदि आज का क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो वीडियो पर डिसलाइक कर दीजिएगा और यदि समझ में आता है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर चैप्टर से। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से किस तरल का प्रयोग अधिकतम विद्युत रोधन और परिणामित्र की शीतलन में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन खनिज तेल का प्रयोग जो होता है विद्युत रोधन और परिणामित्र की शीतलन में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा भाग परिणामित्र में उपयुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि दिक् परिवर्तक या शोषक या संरक्षक पात्र या बुकोज रिले। देखिए दोस्तों, इनमें से दिक् परिवर्तक को छोड़कर सभी जो परिणामित्र है उसके भाग है। अब दिक् परिवर्तक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका जो प्रयोग होता है दिक् परिवर्तक का वो डीसी मशीन में किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य धारा का आदान प्रदान करना होता है। और यह आर्मेचर और जो लोड भाग होता है उसको संयोजी अर्थात जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा अंग परिणामित्र का नहीं है, जैसे कि संरक्षक पात्र या बुकोज रिले या उत्तेजक या शोषक। देखिए दोस्तों, उत्तेजक जो होता है आपका तुल्यकालिक मोटर को शुरुआत करने के लिए उत्तेजक का प्रयोग किया जाता है और यही घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तेजक। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि शक्ति परिणामित्र की रूपरेखा बनाते समय उसकी अधिकतम दक्षता लगभग कितने भार पर निर्धारण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता का जो निर्धारण होता है उस ट्रांसफार्मर के पूर्ण भार पर किया जाता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर के पास कोई भी घूर्णी अंग न होने के कारण उसकी जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो उच्च होती है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता संचालन के लिए लौह हानियाँ किसके बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के समय लौह हानियाँ ताम्र हानियों के बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर हानियाँ परिवर्ती हानियाँ के बराबर होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है केवीए में, केडब्ल्यू में या केडब्ल्यूएच में या केवीएआर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, सारी जानकारी आपको दूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर का जो निर्धारण होता है केवीए में किया जाता है और ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है कम्प्लेक्स शक्ति देखता है, अर्थात जिसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों सक्रिया होती है वो कम्प्लेक्स शक्ति की इकाई होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कम्प्लेक्स शक्ति। और केवीए का पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर और जो एमवीए होता है उसको हम मेगा वोल्ट एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर जो होता है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसका तात्पर्य ये होता है कि एक ही फ्लक्स द्वारा प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करे या पैदा करे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन जो यहाँ पर दिया गया हमारा बी ऑप्शन देगा। सॉरी, ये आपका ए ऑप्शन गलत होगा, ये आपका बी सही हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
28 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वह मशीन जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण प्रेरण एवं चालन इंडक्शन दोनों से होता है उसका नाम क्या है, मतलब उसका नाम आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वह मशीन जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण प्रेरण और चालन अर्थात कंडक्शन दोनों होता है उसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन जो दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर आईएल में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसफार्मर आईएल में क्या होना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है उच्च फ्लैश बिंदु। मैं सारे ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा, जिससे आप बाद में जो स्टूडेंट देखेंगे उनको दिक्कत भी होगी। देखिए, ट्रांसफार्मर आयल में उच्च फ्लैक्स बिंदु होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जो श्यानता होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अब इसमें जो हमारा दिया गया है वो कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उच्च फ्लैक्स बिंदु होनी चाहिए और कम श्यानता होनी चाहिए, न कि उच्च श्यानता होनी चाहिए। अगर यहीं पर कम श्यानता लिखा होता है तो हम ऑप्शन नंबर बी मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाता है, उच्च फ्लैश बिंदु। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तारा मतलब कि स्टार, ध्यान रखिएगा, अवरुद्ध ट्रांसफार्मर में क्या होता है। स्टार की बात कह रहा है। देखिए, एक स्टार जो आवर्त ट्रांसफार्मर होता है उसमें लंबाई जो होती है वो बोल्टा √3 क्या होता है, √3 फेज बोल्टा के बराबर होती है। अब इसमें हमारा वही कह रहा है, तो इसमें देखिए हमारा जो बी ऑप्शन देगा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, लाइन बोल्टा यहाँ पर √3 है, √3 फेज बोल्टा की क्या होती है, बराबर होती है। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी करोड़ हानि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर में करोड़ हानि पूर्ण भार और ताम्र हानि से कम होता है। अब रीजन इसका क्या है कम होने का, तो देखिए इसका रीजन यही है क्योंकि वितरण जो परिणामित होता है उसका प्राथमिक कुंडली 24 घंटे तक उत्तेजित रहता है और निर्धारित वोल्टेज हमेशा इसका मिलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि करोड़ हानि हमेशा होती रहेगी, वह चाहे वो लोड हो या ना हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा ये हानि होती रहती है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का मान पूर्ण भार एवं एकक शक्ति गुणांक पर 800 वाट है। यदि पूर्ण भार एवं शक्ति गुणांक 0.8 लैगिंग है तो ताम्र हानि का मान होगा। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करें, किसी भी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का जो मान होता है वो पूर्ण भार और एकक शक्ति गुणांक पर 800 वाट हो तो पूर्ण भार का जो आपका होगा ये कितना होगा, 0 जो आपका 8 हो जाता है, ये पश्चिगामी होता है, सभी को मालूम है। और शक्ति गुणांक पर भी ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ 800 वाट ही होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो ताम्र हानि होगी वो केवल ट्रांसफार्मर पर लगे भार पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में बहने वाली धारा पर ये निर्भर करती है। तो इसमें ट्रांसफार्मर में कितनी यहाँ पर धारा बह रही है तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम मारेंगे। तो यहाँ पर 800 वाट का 800 वाट ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा सी दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होती है एक दूसरे के, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सिटी लाइन। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा तो ये सिटी क्या है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। तो एक सिटी लाइन में साथ या लाइन के साथ खाली स्थान जुड़ा होता है, मतलब किससे जुड़ा होता है, श्रृंखला से या यहाँ पर पार से, मतलब कि यहाँ पर आपको असमांतर से बोला जा रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, और यहाँ पर सी दिया गया ए व बी दोनों और डी दिया गया जुड़े नहीं है। देखिए दोस्तों, एक जो सिटी ट्रांसफार्मर होता है मतलब करंट ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वो लाइन के साथ हमेशा श्रृंखला में जोड़ा जाता है, क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता कुंडली को लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, न कि द्वितीय कुंडली में जोड़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलन परस्पर होती है, चालकीय रूप से संबंध या प्रेरक रूप से संबंध या किसी प्रकार से संबंध नहीं होती या वैद्युत स्थितिक रूप से संबंध होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए,
ट्रांसफार्मर की दोनों जो कुंडलन होती है वो कुंडलन मतलब कि वाइंडिंग, ठीक है, वो हमेशा आपस में प्रेरक रूप से संबंध होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, प्रेरक रूप से संबंध, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है, मतलब विभव को करता है या धारा को, या विभव तथा धारा दोनों को, या आवृत्ति को करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ज़्यादातर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर वाइवा होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर विभव जो होता है आपका धारा का रूपांतरण करता है, विभव और धारा जो होता है ये दोनों का रूपांतरण करता है। और ट्रांसफार्मर आप सभी को मालूम है एक स्थैतिक साधन होता है जिसका कोई भी भाग जो होता है वो घूर्णन नहीं करता, मतलब कि वो चलता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर आवृत्ति को परिवर्तन नहीं करता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, विभव तथा धारा को क्या करता है, रूपांतरित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस शक्ति गुणांक पर अधिकतम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वो इकाई शक्ति गुणांक अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर पर अधिकतम होती है, क्योंकि इकाई जो शक्ति गुणांक पर ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है वो नियमन बहुत ही कम होता है, जिससे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सही हो जाता है, इकाई होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पत्तियों द्वारा क्यों बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को भावर धारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों के रूप में बनाते हैं। अब रीजन इसका यही है कि क्रोड को पतली पतली पत्तियों में विभक्त करने का, इसको बनाने का, कि इसका जो हानि हो सके वो कम हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, भावर धारा हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, ताम्र हानियाँ बराबर लौह हानियाँ। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम होती है, लेकिन जब ताम्र हानियाँ और लौह हानियाँ बराबर होती है तभी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शैथिल्य हानियाँ निर्भर करती है। जो शैथिल्य हानियाँ होती है वो किस पे निर्भर करती है। तो दोस्तों शैथिल्य जो हानियाँ होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है, और उसके अलावा फ्लक्स घनत्व क्रोड के आयतन पर भी निर्भर करती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली बंद होनी चाहिए या द्वितीय कुंडली खुली होनी चाहिए, या प्राथमिक कुंडली बंद होनी चाहिए या प्राथमिक कुंडली खुली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली बंद होनी चाहिए। अब रीजन क्या है, आप पूछेंगे क्यों बंद होनी चाहिए, तो इसका रीजन यही है क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडलन में फेरों की संख्या अधिक होती है, और द्वितीय कुंडलन के खुले होने पर इसमें जो प्रेरित विद्युत का विभव का जो मान होता है वो बहुत ही अधिक हो जाएगा, और इस वजह से द्वितीय कुंडलन खराब हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग जुड़ पाएंगे।